कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। आसिया मिर्ज़ा का एक खूबसूरत नावल। हज़रत इंसान अपनी जिबलत, आदात, किरदार और अमल के लिहाज से मजमुआ अज़दाद है। इसकी फितरत के पर्द खोलते हैं। हर जाविया और हर बाब एक नई कहानी लिए हुए है। इस मामले में मर्द और जन की कोई कैद नहीं। हाँ, अगर फ़र्क है तो महज इतना के अमल और रद्द अमल की शिद्दत के एतबार से एक फरीक दूसरे से बरतर या कमतर है। एक औरत माँ, बहन, बेटी, महबूबा या बीवी के रूप में जिन जज्बों का इजहार करती है वो बाहैसियत मजमुआ मुस्बत रवैये कहलाते हैं। इसके बरअक्स यही औरत जब सास, बहू, नंद, सौकन और रकीब का किरदार अदा करती है तो इसकी सोच मनफी रुख इख्तियार कर लेती है। यही मामला मर्द का भी है। गो इसके मनफी और मिस्बत अमल और रद्द अमल का कैनवस बहुत ही वसी है। ज़ेरे नज़र कहानी भी मुतज़ाद कैफियतों पर मबनी है। इस कहानी के सादो किरदार हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, जबकि एहसासात और जज्बात को आसिया मिर्ज़ा ने बहुत खूबी से उजागर किया है। वो कितनी कामयाब हुई इसका फैसला आपकी राय करेगी। अगर कहानी पसंद आए तो राय दें और हमारा चैनल ज़रूर करें। शुक्रिया। कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी बाय आसिया मिर्ज़ा। रोशाना को लगा वो खड़े खड़े पाताल में उतर गई हो, उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। इसके चले जाने के बाद वो कितनी देर सर उठाने की हिम्मत ना कर पाई। एक अजीब सी आग उसे अपने दिल के चारों तरफ फैलती हुई महसूस होने लगी और इसको खिफ़त और तुबकी का एहसास काटने लगा। तो क्या वो सब सुन चुका था? वो सारी बातें जो वो लाला रुख से बेइख्तियारी में कह गई थी। उसने पोर्च की तरफ देखा जो खाली पड़ा था, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास इसके दिल पर किसी वहशत की तरह रकम हो गया था। इसके लहजे का इस्तेहज़ाइयापन आग की तरह दिल तपाता हुआ महसूस हो रहा था। इस जिल्लत का तसव्वुर भी नहीं था उसके पास। उसने कभी भी ना सोचा था कि ज़िंदगी में वो कभी इस तरह दिल के हाथों इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी। ये रात उसके लिए बड़ी भारी थी। नींद तो क्या, सुकून भी गलत हो गया था। वो वापस इस्लामाबाद चली जाना चाहती थी, मगर इन सब की मोहब्बतों ने उसे बांध कर रख दिया था। वो मजरू परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी। महज एक शख्स के लिए वो इतनी बहुत सी मोहब्बतों और इनायतों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। एक अपने दिल की खातिर अपने बहुतों को नाराज नहीं कर सकती थी। पलट के आएगा वो भी गई रुतों की तरह। वो तुझसे रूठ गया है उसे जुदा न समझ। राह वफा में कोई आखिरी मुकाम नहीं, शकिस्त दिल को मोहब्बत की इंतहा न समझ। मुस्तफ़ा खान के लिए ये इतला उस जगमगाते जुगनू की तरह थी जो दबीस अंधेरे में राह गुम करदा मुसाफिर को यकलक दिखाई दे गया हो। पिंडी से तलाल ने इतला दी थी कि वो सब बाय एयर पिंडी पहुँचे हैं और अब बाय कार मैदान पहुँचने वाले हैं। वो कितनी देर तो अपनी हैरत अंगेज मुसरत को संभाल ही ना सका, लेकिन उसका दिल चाहा वो पहाड़ों पर निकल जाए, यहाँ से वहाँ चक फेरियाँ खाए, किसी दीवाने की तरह ऊंचे ऊंचे कहके लगाते हुए दायरे की सूरत में घूमता चला जाए। इसने सबसे पहले ये खबर जाकर मोरे को दी कि तलाल की फैमिली मैदान पहुंच रही है। पिंडी से मैदान का फासला इतना ज़्यादा नहीं था और इसके पास वक्त कम था। मोरे की तबीयत के पेश नज़र उसने खुद अपनी मौजूदगी में मुलाजमों से इनेक्सी की सफाई सुथराई कराई। चूँकि इस बड़ी हवेली में मोरे के अलावा किसी खातून का गुजर न था और वो खुद दो ही भाई थे, जबकि बीबी जान और दिशाना के इंतकाल के बाद आका जान का पोर्शन भी औरत के वजूद से खाली और वीरान हो गया था। शहबाज था जो ज़्यादातर काम के सिलसिले में पेशावर रहता था। मुश्तबा का एकदम गनीमत था, जिसकी बातें, हंसी मजाक और बदला सरजंजी इन दर और दीवार में ज़िंदगी का एहसास जगा दिया करती थी। मुस्तफ़ा खान इन सब का शिद्दत से मुंतज़र था। उसका दिल एक मिनट में 72 के बजाय शायद 100 मरतबा धड़क रहा था। अजीब सी वहशत, खुशी और बेनाम सी बेकरारी इसके वजूद का अहाता किए हुए थी। वो इस वक्त ऐसा अलहड़ महबूब लग रहा था जो अपने दिल के मकीन को पहली बार घर में आने की दावत देने के बाद
बौखलाया हुआ इधर उधर फिर रहा हो, एक एक लम्हे की आहट को महसूस करता हुआ, मगर हर आने वाले लम्हे से खौफजदा भी। मोरे इसकी ये बेकरारी, इसके चेहरे पे फैला उजाला और आंखों में दमकते रंग देख देख कर हैरान हो रही थी। तलाल तो इससे पहले भी हवेली आ चुका था, मगर इस तरह तो लम्हा लम्हा गिनता वो इतना बेकरार न हुआ था। ये इस्तराब तो अनोखा ही था, किसी सरबस्ता राज की तरह दिलकश, मगर उलझा हुआ। मेरा ख्याल है अब वो पहुंचने ही वाले होंगे। उसकी आंखें घड़ी की टिक टिक के साथ बंद सी गई थीं। ये लम्हा लम्हा गिनता मुस्तफ़ा खान मोरे को उस मासूम बच्चे की तरह लगा जिसके बाप ने उसकी पसंदीदा साइकिल खरीद कर लाने की उसे खबर दे दी हो। आ जाएंगे, तुम सुकून से बैठो, ऐसी भी क्या बेकरारी है, पंखे लग गए हैं तुम्हारे अंदर तो। मोरे ने हंस कर कहा, तलाल भी बिल्कुल अहमक आदमी है, पिंडी से निकलते हुए मुझे इत्तला दे देता, मैं इन सबको यहाँ से गाड़ियाँ भेज देता इनके लिए और उन्हें मंगा लेता। अब रास्ते में अगर उन्हें कोई परेशानी हुई तो। हाँ, तुम्हारे आका जान भी यही कह रहे थे, खैर खुदा बेहतर करेगा। तलाल ने तो रास्ता देखा हुआ है ना, क्या उसके साथ जनानियाँ भी हैं? मोरे ने पूछा। मुस्तफ़ा खान का दिल इस सवाल पे सीने में फैला और सुकड़ा था, खून की रगों में पूरी तेजी से दौड़ने लगा। यही तो इस्तराब था कि वो नहीं जानता था साथ कौन कौन आ रहा है। उम्मीद और वहम के दरमियान वो पेंडोलियम की तरह झूम रहा था। वो पूरा काफिला पहुंचा तो वो लॉन और पोर्टिको के दरमियान के हिस्से में ही चकफिरियाँ खाता उनका मुंतजर था। सबसे पहले तलाल ही उतरा। वो तेजी से इसके इस्तकबाल को बढ़ा, मगर दूसरे ही पल इससे नजरें मिलते ही इसके कदम सुस्त पड़ गए। अजीब सी नदामत का एहसास दिल पर हलकोरे लेने लगा, मगर तलाल खुद आगे बढ़ा और उससे लिपट गया। ये चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो आदत सी पड़ गई है सबको परेशान करने की और इस तरह बिना बताए अचानक गायब हो जाने की। वो उससे लिपट कर शुक्तगी से बोला, मगर हम भी कम नहीं हैं तैफी भाई, आपके यूं भागने की तफ्तीश करने पहुंच ही गए। खुरम ने कंधे से लटकता बैग एक तरफ फेंका और उससे लिपट गया। मुस्तफ़ा खान ने झींप कर बेसाख्ता कहका लगाया और फिर इसकी पीठ थपकने लगा। आप मुझे घोड़ा समझकर तो नहीं थपक रहे हैं? खुरम को यूं जल्दी से बोला कि इसने खसिया कर जल्दी से हाथ खींच लिया। नहीं, गधा समझ के थपक रहा था। मेरा ख्याल है इसे घोड़े और गधे का फर्क अच्छी तरह मालूम है। जादेब ने उसे एक तरफ हटाया। घोड़े को इस तरह नहीं थपका जाता नालायक। बस बस, अब तुम लोग यहाँ महाज गर्म ना कर देना, हमें तो अंदर जाने का रास्ता बताओ। ये पोर्टिको में खड़े खड़े ही सारे गिले शिकवे हो जाएंगे क्या? रूबी भाभी की आवाज़ ने लड़कों को यकदम उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मुस्तफ़ा खान की नज़रें बेताबाना उस गोशे की तरफ उठी और जैसे रूह तक मुअत्तर हो गई। अंदेशे से धड़कते हुए इस्तराब से मचलते दिल को ठहराव सा आ गया। स्याह शनील की चादर में उसका कल्ब नज़र को तस्कीन देता सरापा सामने ही तो था। उसने अपने ही जज्बों की शिद्दत से घबरा कर नजरें हटाईं और नादिश की उंगली पकड़कर वैन से उतरते हमजा को आगे बढ़कर उठा लिया। फिर बोला, गुले जाना बीबी, खवातीन को अंदर ले जाइए। उसने एक बूढ़ी मुलाजमा को मुखातिब किया। और सुनाओ पार्टनर, हमें याद रखा? वो हमजा की आंखों में अपने लिए शनासाई की मासूमाना चमक देखकर निहाल हो रहा था। जिस तरह वो लपक कर इसकी गोद में चढ़ा था, उसका दिल मुसर्रत से हमकिनार हो गया था। ये पार्टनर तो आपकी याद में रो रो कर कितने ही मटके भर चुका, मगर आप तो आए ही नहीं नहाने। शायद यहाँ मर्दान में पानी की कमी नहीं है। शरीर खुरम की बात पर ज़बरदस्त कहका पड़ा था। उसने झींप कर उसे एक धप रसीद कर दी। ख़वातीन को गुल जाना बीबी एक बड़े से कमरे में ले आईं, जो सादा मगर पुरवकार अंदाज में डेकोरेट था। यहाँ मोरे ने उनका इस्तकबाल किया। सफ़ेद चिकन के कॉटन के शलवार सूट और चिकन के बड़े से दुपट्टे में उनका सरापा बड़ा मुक़द्दस लग रहा था। उनकी आंखों में बड़ी नरमाहट थी। एक अपनायत आमेज़ मुस्कुराहट के साथ उन सबका इस्तकबाल करते हुए लहजा भर को उनकी नज़रें लाला रुख पर ठहर कर जमी रह गईं। फिर आगे बढ़कर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे खुद से लिपटा लिया। कशिश की अजीब सी लहरें थी जो उनके दिल को बराह रास्त मुतासिर कर गई थी। फर्दन फर्दन सबको गले लगाकर प्यार किया, उनके नाम पूछे। ये हमजा है, मेरा बेटा। हमजा भागकर उस कमरे में आया तो लाला रुख ने उसका तारुफ मोरे से कराया। मोरे के मुस्कुराते चेहरे पर हैरत आमेज सन्नाटा उतर आया। तुम्हारा बेटा? वो खाली खाली नज़रों से उस सुर्ख सुर्ख चमकते बालों वाले
बच्चे को देखती रह गईं। इनके जहन के किसी गोशे में भी ये बात नहीं थी कि ये लड़की शादीशुदा और एक बेटे की माँ होगी। यकदम इनके अंदर नामानूस सी चुभन होने लगी। ताहम अचानक ही वो संभल कर बोली, बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे तुम लोग सब खड़ी क्यों हो? आराम से बैठो, सफ़र की थकान भी बहुत हो गई होगी। गुलेजाना बीबी, बच्चियों के लिए जल्दी से कोई मशरूब ले आओ। गुलेजान बीबी यहाँ की पुरानी खादमा थी। उनका एहतराम हवेली का हर फर्क करता था। उसने इन सबको इनेक्टी दिखाई, इनके साफ सुथरे और ज़रूरियात से आरास्ता कमरे दिखाए। वो सब नहा धोकर फारिग हुई तो बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना उनका मुंतज़िर था। मर्द पहले ही खा चुके थे। ख़वातीन के लिए दस्तरखान सजाया गया। आप तो हमसे बिल्कुल गैरों जैसा सलूक कर रही हैं आंटी, इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत थी? रूबी भाभी बोली, लो भला तकल्लुफ़ात कैसे? मुझे तो तुम सब बच्चों के आने की इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। मेरी तो हवेली में बहार उतर आई है। मोरे के लहजे में हकीकी मुसरत हुमक रही थी। मुस्तफ़ा तो तुम सबके आने की खबर सुनकर एक पल सुकून से नहीं बैठा। इसके अंदर तो पंखे लग गए थे जैसे। एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो गया था उसे। इसीलिए तो हमने उसे वक्त पर इतला दी। नाहक 2 रोज तक सारे लम्हात गिनते गिनते खर्च हो जाते। खुरम कमरे में दाखिल होते हुए मोरे की बात सुनकर बोला तो वो सब भी हंसने लगी। मोरे ने खुरम को बड़ी मीठी नज़रों से देखा। तुम्हारा बड़ा जिक्र करता है मुस्तफ़ा। मुश्तबा आएगा तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। उसे तुमसे मिलने का बड़ा शौक था। उनकी इस बात पर खुरम ने फर्जी काला झाड़े और खुसूसन ख़वातीन को तपाने की गर्ज से गर्दन अकड़ा कर बोला, देख ली आप लोगों ने मेरी कद्र व मंजिलत। अभी वो मिले कहाँ हैं तुमसे? मिलकर बेचारे मायूस ही होंगे। महवी से रहा ना गया। सारी ख़वातीन दरअसल मेरी इज्जत और शहरत से जलिस में है तैफी भाई। वो महफिश को तरहम भरी नज़रों से देखता हुआ बोला, जी हाँ मुस्तफ़ा भाई, हम इस आलमी शोहरत याफ्ता हीरो से जेलिस हैं। नाजिश ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। जलने की बू यहाँ तक आ रही है। आंटी ने एक ज़रा सी झूठी तारीफ क्या कर दी। आपे में ही नहीं रहे, जलने की बू आ रही है। महविश ने मुंह बनाया। झूठी तारीफ? अफसोस महविश, तुम आंटी की इंसल्ट कर रही हो। उन्हें झूठी कह रही हो? जी नहीं, मैं कोई आंटी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। महविश बेचारी सटपटा कर रह गई। फिर एक ज़बरदस्त कहका पड़ा था। देखे ना चाचू, खुरम बदतमीज़ को वो सब के सब हंसने पर खिसिया कर तलाल को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। चलो खुरम, तंग मत करो, खाना खाने दो इन्हें। तलाल ने उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। कितना खाएंगी, सारा रास्ता भी तो खाती ही रही हैं। अल्लाह रहम करे मर्दान वालों पर, कहत ना पड़ जाए यहाँ। उसने जाते जाते आसमान की तरफ नज़र उठाकर लंबी सांस खींची। बेफिक्र रहो, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिलता रहेगा। जादिब भाई ने इसकी पीठ थपकी। अरे हमारा क्या है, दाना दुन का जो मिला खा लेते हैं, बल्कि चुग लेते हैं। मसला बोरी का है, ये कैसे भरेगी? उसने सीधा सीधा वार फिर महविश पर किया जो आजकल फरबी की तरफ माइल थी। फिर महविश का हाथ आलूचे की तरफ बढ़ता बढ़ता रुका तो वो फौरन कमरे से बाहर निकल भागा। बड़ा शरीर है, बिल्कुल मुश्तबा की तरह है। उसके जाने के बाद मोरे उसकी शरारतों पर महफूज होकर मुस्कुराती रहीं। उन्हें लग रहा था इनके दिल में और इस हवेली में बहुत से कुमकुमे जल उठे हैं। रोशनी ही रोशनी हो गई है। सारे अंधेरे यूं दम तोड़ गए हों जैसे गहरे स्याह बादलों से भरे आसमान पर यकलख्त चमकता सूरज निकल आया हो और आसमान का कोना कोला उजाले से भर गया हो। उजाला जो कायनात की रूह है, जो जिंदगी है। कितने बरसों बाद उन्होंने मुस्तफ़ा को हंसते देखा था। वो तो अरसा हुआ इस खंडरेपन से खिलखिलाना हंसना भूल ही गया था। रात को आका जान भी कह रहे थे, मेहरबानों, इन सबके आने से तो हमारी वीरान हवेली जगमगाने लगी है, जिंदगी का एहसास होने लगा है। हाँ, तैफी भी बहुत खुश है। मैंने उसे एक अरसे के बाद यूं खुश होते देखा है, वगरना तो मुझे उसकी चुप से खौफ आने लगा था। मोरे एक पुरसुकून सांस भरते हुए बोली, क्या ये खुशी दायमी नहीं हो सकती? आका जान की आवाज़ में अजीब बेताबी थी। मोरे चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी, फिर आहिस्ता से गर्दन ढीली करके सोफे की पुष्ट पर डाल दी। मेरे इख्तियार में हो तो मैं उसकी झोली में सारे जहान की खुशियाँ डाल दूँ, इसकी सारी हयात को जगमगा डालूँ। उनके लहजे से बेबसी चटकने लगी, रंज बिखर गया। आका जान अपनी स्टिक के सहारे कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। अमूमन वो ऐसा उस वक्त करने लगते थे जब कोई इस्तराब रूह पर चुटकियाँ काटने लगता, कोई सोच
ذہن پر ضربے لگانے لگتی اور انہیں لگتا جیسے اتنا ہی ان کے بس میں ہے۔ مصطفیٰ خان اپنے کمرے میں آیا تو طلال جاگ رہا تھا اور گیلری میں کھڑا تھا۔ تم سب کے آنے سے مورے اور آقا جان بہت خوش ہوئے ہیں، مورے کہہ رہی تھی، ان کی ساری بیماری دور ہو گئی ہے۔ طلال نے اس کی طرف دیکھا، نظر ملی تو وہ ان سے نظر چرا گیا اور پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا، ان کا خیال ہے حویلی میں رونق آ گئی ہے۔ وہ مانوس سی ندامت کے احساس سے طلال سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ ان چند سالوں میں مورے بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ گیلری کا دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا آیا۔ آقا جان بھی مجھے بہت بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ ہاں، دکھ اور رنج کا سفر صدیوں کا سفر بن جاتا ہے۔ اس میں آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، قریباً خود سے ہی شاید بولا تھا۔ طلال نے اسے دیکھا، وہ اب پلٹ کر پردے کی ڈوریاں کھول رہا تھا۔ آدھے دکھ اور تکالیف خود ساختہ ہوتی ہیں، آدھی ان سے پیدا کردہ۔ مصطفیٰ خان نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر معان نظریں چرا لیں۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم بہت سی باتیں اپنی طرف سے اخذ کر کے چلے گئے تیفی، نہیں تو کم از کم سزا سننے کا ہی انتظار کر لیتے۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ تم فرار ہو گئے، یوں مجرم کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس طرح تم اپنے کی سزا کاٹ رہے ہو۔ اس کی نظریں اس کے ستے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی خوشنما آنکھوں کے گرد گہری سرخی بکھری ہوئی تھی جو اس کے کئی دنوں کے مسلسل جاگتے رہنے اور دل کی ترجمانی کر رہی تھی، جس کی پشیمانیاں اس کے جرم سے بڑھ گئی ہوں۔ یوں بھی اسے تم اور کیا سزا دے سکتے ہو؟ ایک بوجھل سی افسردہ سی سانس کھینچتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ تیفی، تم اب بھی اتنے ہی احمق ہو جتنے کالج لائف میں ہوا کرتے تھے۔ طلال یکدم ہنسا، پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے سر کو ہلکی اسباتی جنبش دے کر بولا، خیر بقول دانا کہ محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں بے وقوف ہیں۔ اچھا بات سنو۔ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے بے حد پریشان ہوں۔ وہ یکدم بے بسی اور لاچاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ تم نے اپنے لیے بہت مشکل اور پرپیش راستے کا انتخاب کیا ہے تیفی۔ لالا رخ کو سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ اپنے لیے اس باب کو بند کر چکی ہے۔ ایک ہلکی سانس بھر کر اس نے مصطفیٰ خان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور اضطرابی انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ خان حیرت کی شدتوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو وہی طلال دکھائی دے رہا تھا جو اس کے بے حد نزدیک تھا، اس کا دوست تھا، جس سے وہ بلا جھجک ہر بات شیئر کر لیتا تھا۔ یکلخت اس کے سارے احساسات جیسے جنبش کھا کر بیدار ہوئے۔ اس کی رگوں میں نئی توانائی امٹتی محسوس ہونے لگی۔ کیا تم میرے لیے واقعی پریشان ہو طلال؟ اس کا لہجہ اندرونی خوشی سے لبریز ہو کر مرتعش ہو گیا۔ طلال نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں۔ وہ یکدم طلال کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں تمہارے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، اینڈ نتھنگ۔ طلال جھنجھلاہٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسے مصطفیٰ خان کے چہرے کی یہ جگمگاہٹ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دلا رہا تھا، بلکہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ راستہ بہت پرپیچ ہوگا، مگر وہ بے وقوف آرزوؤں اور امیدوں کے ایوان سجانے لگا تھا۔ مصطفیٰ خان کا قہقہ بڑا برجاستہ تھا۔ اس سے زیادہ مدد کے لیے میں تم سے کہوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ کچھ تقدیریں دعاؤں کے تابع ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی دعا ہی رنگ لے آئے۔ اس کے چہرے کی رنگت میں سرخی بڑھ گئی، آنکھیں کسی اندرونی احساس سے ہیروں کی طرح جگمگاتی دکھائی دے رہی تھیں، جیسے مجروح حوصلے کو سہارا سا ملا ہو۔ نا امیدی کے صحرا میں طمانینت کی ایک بوند سی ٹپکی ہو۔ مسلسل اعصاب شکن لمحوں کے دباؤ سے خود کو آزاد محسوس کرتے وہ خود کو بادلوں کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ان کا دوسری صبح سوات جانے کا پروگرام تھا، مگر صبح سے ہی اچانک شدید بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ مورے تو رات سے کہہ رہی تھی موسم ابر آلود ہے، ایسے میں وہ 2 دن اور ٹھہر جائیں۔ لڑکے صبح ہی صبح موسم کو انجوائے کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ خان انہیں کھیتوں پر لے گیا تھا۔ یہ اچھی رہی، وہ سب تو موسم انجوائے کرے اور ہم یہاں سڑتے رہیں۔ نازش کو لڑکوں کا یوں اکیلے اکیلے چلا جانا بہت کھل رہا تھا، خاص کر خرم جس طرح اسے انگوٹھا دکھا کر گیا تھا۔
तो सड़ने की क्या जरूरत है, यहाँ बैठ के एंजॉय करो तुम भी मौसम को। पलविशा मूंगफलियां छीलते हुए बोली। यूं भी सारे मौसम दिल के अंदर होते हैं, तुम कमरे में बंद होकर भी दिल बहला सकती हो, रोशाना बोली। ये अपने फलसफे अपने पास ही रहने दो तुम। नादी अपने कपड़े उठाकर भगती झकती बाथरूम में जा घुसी। वो दोनों हंसने लगी। इधर रोशाना ने एक जुमले से टेरेस में बैठी लाला रूख के दिल के सारे तार छेड़ दिए। हम मौज में जब आ जाएंगे फिर खिजा में गुल खिल जाएंगे। हर मंदिर मन के अंदर है, मौसम से नज़ारा क्यों मांगे। उसे अपनी ही खिलखिलाहटी समात में गूंजती हुई महसूस होने लगी। ऐसा ही मौसम था, ऐसी ही खुशबू चारों सू फैली हुई थी जब वो सैफुर रहमान के हाथ में हाथ डाले सवात के ऊंचे नीचे खुशनुमा रास्तों पर भागते हुए गुनगुना रही थी। जनाब ये तो सच है, मगर ये भी सच है कि तुम्हारे दिल के मौसम से मेरे दिल का मौसम भी मुंसलिक है। तुम हंसती हो तो मेरा दिल भी हंसने लगता है, तुम महकती हो तो मुझे अपना पूरा वजूद महकता हुआ महसूस होता है। वो उसकी मुअत्तल लट को खींचते हुए खुमार से गोया हुआ था। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो बर्फ का गोला उसकी तरफ उछाल कर भागी और वो उसके पीछे लपका। सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल झूठ। लाला ने आलम खुद शनासी में आकर शिद्दत कर्ब से पेशानी के बने दायरों पर हाथ रखा। जब संगी साथी दूर खड़े तकते हैं, राहें हंसते हैं, फिर बोले डूबते लोग भला साहिल का किनारा क्यों मांगे। वो सारा मंजर झिलमिला गया। टेरिस के शेल्टर के किनारों से बरसता पानी जैसे उसकी आंखों में उतरने लगा। ये मर्द कितने फ्राडिये होते हैं, झूठ बोलते हैं, इन्हें एहसास तक नहीं होता वो लफ्ज़ों के सुई धागे से किसी का दिल सीते जा रहे हैं। इन्हें लड़ी लड़ी परोते हुए इस तरह बांध देते हैं कि जब ये टूटती हैं तो दिल भी टूटता है, रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। वो माजी की वादियों में गुम थी। ये हसीन मंजर उसे यादों के खंडर में आबला पाप भगाए जा रहे थे। एक थकन, एक चुभन, एक जलन थी, मगर इसके बावजूद उसे माजी के इन दरीचों में झांकना अच्छा लग रहा था। मेरा ख्याल है बारिश आज सारा दिन बरसेगी। रूबी भाभी मूढ़ा खींच कर इसके नज़दीक आ बैठी तो वो अपने ख्यालात से निकल आई। अचानक उसकी नज़रें रोशाना और नाजिश पर पड़ी जो हवेली से बाहर जा रही थी। ये दोनों कहाँ जा रही हैं? मौसम को एंजॉय करने। परविशा भी मूंगफली की प्लेट लिए उधर ही चली आई। मगर ये तो बहुत ख़तरनाक बात है, बारिश की वजह से फिसलन भी बहुत हो रही है और अभी तो बारिश थमी भी नहीं। इन्हें आवाज़ दो परविशा। इतने शोर में मेरी मिस्कीन सी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी। रहने दे लाली, आ जाएंगी खुद ही भीगी मुर्गाबियाँ बनकर। वो इत्मीनान से मूंगफली छील छील कर मुँह में डालती रही। इसकी भीगी मुर्गाबियाँ कहने पर लाला रुख को बेसाख्ता हंसी आई। तुम भी खुरम की ज़बान बोलने लगी हो। और जो खुरम को खबर हो गई कि परविशा इसकी ज़बान बोलने लगी है तो वो बड़ा खुश होगा। रूबी भाभी बड़े मानीखत अंदाज में खिलखिलाई। भाभी आप तो बस। परविशा चींप कर अपना मुड़ा खिसका कर खड़ी हो गई। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? वो जोर से हंसी। उनकी नज़रों में सजी शरारत पर वो वहाँ से उठ जाने में ही आफियत समझ कर चली आई। लाली, तुम्हें कुछ खबर है? इसके जाते ही रूबी लाला की तरफ राजदाना अंदाज में झुकी। खुरम परविशा में इंटरेस्टेड है, उन्होंने गोया धमाका ही किया था। फिर एक गहरी सांस खींच कर लाला रुख के चेहरे पर फैले तासुरात देखते हुए बोली, तुम अपने ख्यालों से निकलो तो कुछ खबर हो तुम्हें। तुम्हें किसने बताया? क्या खुरम ने खुद कहा है तुमसे? वो अभी तक अपनी हैरानी समेट ना पाई थी। खैर, इसने तो नहीं कहा, मगर आंखें तो रखते हैं ना हम भी। ये कहकर वो हंस पे आदत खिलखिलाई। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे घर पर क्यों नहीं बताया? क्या सादिया भाभी को खबर है? तुमने उन्हें कुछ बताया है? अरे कहाँ, चची जान को कुछ बताकर खुर्रम से झगड़ा मोल लेना है क्या? और फिर विशी भी बेखबर है। वो मोहतरम यकतरफा ट्रैक पर चल रहे हैं। तुम भी हद करती हो रूबी, ये बात तुम्हें मुझे तो कम से कम बता देनी चाहिए थी। तुम्हें पता है सादिया भाभी रोशाना में दिलचस्पी ले रही हैं। मुझे पता होता तो मैं बात क्लियर कर देती और वो खुर्रम से पहले इसकी पसंद ही पूछ लेती। लाला के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ उभरी। ओह, रूबी के होंठ बेसाख्ता सीटी के से अंदाज में सुकड़ गए। फिर कुछ सोच कर बोली, अभी मामला ऊपर तक तो नहीं गया ना? मेरा मतलब है आमना खाला से तो उन्होंने बात नहीं की ना? नहीं, खैर उन्होंने मुझे रोशी का अंदिया लेने को कहा था। लाला ने ये कहते हुए नजरें चुरा ली और ग्रिल से बाहर देखने लगी। फिर तुमने रोशाना का अंदिया लिया? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं। वो खुर्रम को इस नज़र से नहीं देखती।
तो फिर किसे इस नज़र से देखती है? वो शरारत से बोली, मगर लाला ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मुझे तो फिक्र हो रही है उन दोनों की, जाने कहाँ निकल गई हैं। इस वक्त घर पर कोई मर्द भी नहीं है, कौन देखने जाएगा उन्हें। वो उठकर ग्रिल खोलकर दूर तक नजरें दौड़ाने लगी, मगर हवेली की चार दीवारी के बाहर एक लंबी सड़क के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के उस पार पहाड़ों का मुहित सिलसिला दिखाई दे रहा था। फिक्र मत करो, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, करीब ही कहीं टहल रही होंगी। आओ नीचे चलते हैं। रूबी मुड़ा खिसका कर उठ गई। वो दोनों नीचे आई तो मूरे लॉन्ग रूम में मुलाजमों से टेबल पर शाम की चाय के साथ मौसम के पकवान भी सजा रही थीं। अरे ये तकल्लुफ़ क्यों कर रही हैं आप? लाला रूखी देखकर शर्मिंदा हो गई। लो, तकल्लुफ़ की क्या बात है? तुम लोग कोई गैर हो, मेरी अपनी बच्चियां हो। मुश्तबा और शहबाज तो बड़े खुश हैं तुम सबके आने से। वो पागल तो कहता है, मोरे ये सब मेहमान नहीं लगते, अपने ही लगते हैं, इन्हें हमेशा के लिए रोक लें यहाँ पर। मोरे के चेहरे पर एक मेहरबान चांदनी चटकी हुई थी। वो अजीब मोहब्बत से लाला को देख रही थी। फिर वो अजीब मखमून मुस्कुराहट के साथ बोली, है ना पागल, भला मेहमान उम्र भर के लिए भी ठहरते हैं? ये तो मौसम के बादलों की तरह होते हैं, बरस कर चले जाते हैं। सूखी धरती कुछ दिनों के लिए सैराब हो जाती है, फिर वही बादलों का इंतजार। आप मुस्तफ़ा भाई की शादी कर दें आंटी, बहू आ जाएगी तो आप भी बहल जाएंगी। रूबी गुलजाना बीबी के साथ टेबल पर प्लेटें सजाते हुए उनकी अफसुर्दगी के पेशे नज़र बोली। उनकी बात पर मोरे का खूबसूरत चेहरा एक पल के लिए तारीक हो गया। एक गहरी सांस सीने की तह से खींचते हुए वो सोफे पर निढाल से अंदाज में बैठ गई। बस इसी आस पर तो जी रही हूँ कि ये खुशी भी देख लूँ। वो एकदम बुझ गई थी और एक टुक कालीन को घूरने लगी। उन्हें इतना अफसोदा देख कर रूबी अपने सवाल पर शर्मिंदा हो गई। अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं, वो चारों बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुला लो। वो चौंकते हुए अफसुर्दगी के शहर से खुद को आज़ाद करते हुए मुस्कुराई। हम सब 2 दिन और ठहर जाती तो मुझे खुशी होती। खैर, सवार से वापस इधर ही आएंगे, मैं इंतज़ार करूंगी। रूबी के जाने के बाद मोरे लाला से कह रही थी, जिसका ध्यान एक बार फिर रोशाना और नादिश की तरफ चला गया। अजीब तरह के वसवसे इसके दिल को जकड़ रहे थे। आओगे ना तुम लोग दोबारा यहाँ? इधर? वो उसे मुल्तजी नज़रों से देख रही थी, गो कि ये मुमकिन नहीं था। जाजिब की जॉब थी, रोशाना और परबिशा को वापस जाना था और इधर हमजा का स्कूल भी शुरू होने वाला था। मगर मोरे की मोहब्बत आमिर इल्तिजा पर वो बेइख्तियार सर हिला गई। ज़रूर, क्यों नहीं? और मोरे का चेहरा खिल उठा। मुझे यकीन नहीं आता तुम शादीशुदा हो। कितने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को? मोरे की अब सारी तवज्जो लाला की तरफ थी। कशिश की वही मानूस लहरें इनके दिल पर मुस्तरब मारने लगी थी। वो उसका शबनम सिर्फ तरापत तकने लगी। मियाँ क्या करता है तुम्हारा? वो साथ क्यों नहीं आया? मेरी शौहर से अलहदगी हो चुकी है, लाला चन्ना में तवक्कुफ के बाद गैर मुतज़लज़ल लहजे में बोली। अब इस तरह के सवालात सुनने और जवाब देने की वो आदी हो गई थी। इंकिशाफ के इस धचके ने कितनी देर मोरे को खामोश कर दिया। बस पलके हैरत से उठाए वो लाला रुख को देखती नहीं, जैसे वो उसे कोई हैरत आमेज कहानी सुना रही हो। एक दुख की लहर उनके दिल को काटती हुई गुजर गई। मिकान के अंदाज में उनका हाथ इसके कांधे पर जा टिका। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, इतना बड़ा दुख? फिर वो अफसुर्दगी से हंस दी। हाँ भला, तकलीफ उम्र को कब देखती हैं? ये तो तूफान की तरह ऊंचे दरख्त हों कि नन्ही नन्ही कोपलें सबको यकसा उजाड़ देती हैं। वो अजीब तरह की यास का शिकार होने लगी थी, जैसे ये दुख उनका अपना हो, जिनका उससे बराह रास्त उनकी ज़ात से ताल्लुक़ हो। तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है, तैफी से यूं मानूस है जैसे हमेशा उसके साथ ही रहता हो, वो कहने लगी और लाला रूख के अंदर वही इस्तराब हलकोरे लेने लगा। यही तो वो नहीं चाहती थी। जिस तरह हमजा मुस्तफ़ा खान से मानूस होता जा रहा था, इसके लिए ये बात बड़ी परेशान कुन थी। वो हमजा को इस तरह सींध कर संभाल कर छुपा छुपा कर रखना चाह रही थी, जैसे अगर किसी गैर अजनबी से मानूस हो गया तो इससे छिन जाएगा। और खान की आंखें जिस तरह हमजा को देखकर जगमगाने लगती, उसका दिल अंदर ही अंदर बिखरने लगता। तैफी तो मुल्तान से आकर भी हमजा ही की बातें करता रहता था। मुझसे कहता, मोरे तलाल का भांजा मुझे तो बिल्कुल मुश्तबा का बचपन लगता है। मुझे उसे देखकर बिल्कुल भी नामानूसियत का एहसास नहीं होता, जैसे मैं हमेशा उसके साथ रहा हूँ।
تب مجھے پتا نہیں تھا کہ طلال کی بہن تم ہو اور یہ تمہارا بچہ ہے۔ وہ لالا رخ سے باتیں کرتے ہوئے بڑی مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہی مسلسل بول رہی ہیں۔ وہ تو بالکل چپ ہے، کہیں میری باتیں تمہیں بدمزہ تو نہیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے سیاہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا خوشنما چہرہ بنظر غور دیکھا، پھر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دراصل مجھے عرصے کے بعد بیٹی ملی ہے نا، تو بیٹیوں سے باتیں کرنے کا شوق امڑ آیا۔ دیشانہ تھی تو دونوں ہم ایک ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ سے باتیں کر کے بھلا کون بدمزہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ لالا رخ جلدی سے بولی، پھر چونکتے ہوئے بولی، دیشانہ کون ہے؟ دیشانہ مورے ایک پل کے لیے جیسے کھو سی گئیں، پھر اسی کیفیت میں بولی، آقا جان کی بیٹی، مصطفیٰ کی بیوی، میری بہو۔ کمال ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا، اور ہمارے یہاں آئے بھی تو اکیلے ہی چلے آئے، اپنی بیوی کو کبھی ساتھ نہیں لائے۔ لالا کی شدید حیرانی تھی، کیا وہ حویلی میں موجود نہیں ہیں؟ ان سے ملنے کی خواہش دفعتاً اس کے اندر جاگی۔ وہ زندہ نہیں ہے، مورے بے حد آہستگی سے بولی، جیسے خود سے کہہ رہی ہوں، اسے تھیلیسیمیا تھا، شادی کے 3 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اوہ! لالا رخ کے دل سے اٹھنے والی خواہش لہر گویا ریت میں جذب ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ مورے کا بجھا ہوا چہرہ اسے افسردہ کر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ ارے باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، یہ میز یوں ہی تھوڑی سجائی ہے، یہ روبی خود کہاں رہ گئی؟ مورے یکدم افسردگی کے سحر کو کاٹتے ہوئے بولے، گلے جہاں بی بی، چائے لے آؤ اور بچوں کو بھی بلا لو۔ پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، بہت سی باتیں میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے اپنے دل کی ساری باتیں تم سے کروں۔ کیا تم رات میرے پاس رہو گی؟ میں تو ساری رات جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں، مگر تمہیں ساری رات نہیں جگاؤں گی۔ وہ ہلکے سے ہنسی، اب ایسی بات بھی نہیں ہے مورے، میں بھی جاگ لوں گی آپ کے ساتھ۔ وہ اپنائیت سے بولی، اس کا بے ساختہ انداز میں مورے کہنا انہیں بے طرح خوش کر گیا۔ ہاں، تم بھی تیفی اور مشتبہ کی طرح مجھے مورے کہا کرو۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ لالا رخ اپنے بے ساختہ فعل پر خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ طلال اور مصطفیٰ کوئی گھنٹہ بھر بعد آئے تو وہ سب بھیگی ہوئی پورٹیکو میں پریشان حال کھڑی تھیں۔ روشانہ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، نازش مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے بتایا وہ دونوں ٹہلنے نکلی تھی کہ اچانک ایک بڑا سا کتا کہیں سے آ نکلا، ان کے پیچھے بھاگا، جس کے باعث وہ دونوں حواس باختہ الگ الگ سمتوں میں بھاگ نکلیں۔ نازش اتفاق سے حویلی کی طرف بھاگی تھی، جبکہ روشانہ کا اب تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ مورے نے ملازم کو بھیجا تھا، وہ قریب قریب کی ساری سڑکیں، گلیاں اور کھائیاں جھانک آیا تھا۔ طلال تو اس افات پر چکرا کر رہ گیا۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اتنی بارش میں نکلنے کی؟ نہ موسم کو دیکھا، نہ راستوں سے واقف ہو تم لوگ۔ اس نے بھیگی ہوئی نازش کو بری طرح جھاڑ پلائی۔ ہم تو یوں ہی نزدیک ہی ٹہل رہے تھے، یہ تو کتا کہیں سے اچانک آ گیا۔ وہ منمنائی، اوکے اوکے ڈونٹ وری، چلو دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ طلال کے کاندھے کو تھپکی دیتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کرنل صاحب کا کتا ہی ہوگا، اگر وہی ہوا تو فکر کی بات نہیں ہے، وہ کاٹتا نہیں ہے۔ گاڑی پورٹیکو سے نکالتے ہوئے اس نے جیسے تسلی دی، وہ صرف بھونکتا ہی ہے۔ تم نے سنا نہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ ہاں بتاؤ نازش، کس طرف سے تم لوگ؟ طلال نے پلٹ کر پوچھا۔ یہاں سے وہ کتا نکلا تھا، وہ ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ روشی اس طرف بھاگی تھی اور اس کے بعد مجھے خبر نہیں، میں تو خود بدحواس ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے گاڑی یہیں روک دو تیفی، ہم پیدل چل کر دیکھتے ہیں، طلال نے ارد گرد جائزہ لیتی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی لے کر نیچے اتر آیا۔ لالی تم دونوں گاڑی میں ہی بیٹھو، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ مگر چاچو اگر وہ کتا پھر ادھر آ گیا تو؟ نازش مارے دہشت کی بولی۔ تم لوگ شیشے بند کر کے بیٹھو، فکر کی بات نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوں کو کتا کچھ نہیں کہتا۔ مگر تم لوگ تو پیدل جا رہے ہو نا، لالا رخ تشویش سے بولی۔ اور پلٹتا ہوا مصطفیٰ خان ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ امڈی۔ وہ اتنا خطرناک کتا ہرگز نہیں ہے، بس اس کے ڈر کر بھاگنے کی وجہ سے وہ پیچھے بھاگا ہوگا، ورنہ وہ اکثر اس گلی میں گھومتا رہتا ہے۔ مگر یہ تو کوئی شرافت نہ ہوئی کہ گلی میں دندناتا پھرے اور جس کے پیچھے دل چاہے بھاگ لے۔ نازش نے بڑبڑا کر کھڑکی سے منہ اندر کر لیا اور شیشہ اوپر کرنے لگی۔ طلال راستے میں سائیکل پر کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ
اس کے اندرونی خلفشار اور پریشانی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا لڑکیاں کتوں جیسی مخلوق سے کس طرح خوفزدہ ہوتی ہیں۔ میں نے ایک لڑکی کو بھاگتے دیکھا تو تھا، میرا خیال ہے انکل وہ اس گیٹ سے اندر گئی تھی، لڑکا ذہن پر زور دیتا ہوا بولا۔ کتا وتا تو البتہ پیچھے نہیں تھا، مگر وہ لڑکی بہت خوفزدہ تھی۔ طلال اسے چھوڑ کر تیر کی طرح تیزی سے اس گیٹ کی طرف بڑھا جس کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کیا تھا۔ بڑا سا سلاخوں والا گیٹ نیم ہوا تھا۔ وہ بیل ڈور دینے کے بجائے اسے دھکیل کر اندر چلا گیا۔ اندر کا ماحول ان دونوں کے لیے تسلی بخش ثابت ہوا۔ روشانہ کین کی کرسی پر بیٹھی سڑ سڑ آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کے قریب دوسری کرسی پر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون بیٹھی تھی جو اس کے ہاتھوں کی خراشوں پر روئی کے پھائے رکھتے ہوئے اسے نرمی سے دلاسائے دے رہی تھی۔